इस वीडियो में हम लोग जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी आर्टिकल हैं, संविधान के जितने भी आर्टिकल हैं, ठीक है, सबको देखने का और समझने का प्रयास करेंगे किस आर्टिकल में क्या यहाँ पे लिखा गया है। तो हमको पता है कि जो है जो हमारा पार्ट फर्स्ट है, ठीक है, पार्ट फर्स्ट में कहाँ कितने आर्टिकल आते हैं, 1 से 4 तक, ठीक है। इसमें अगर देखो तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, इसके अंतर्गत अनुच्छेद फर्स्ट आता है जिसका होता है जिसके अंतर्गत क्या आता है, संघ का नाम और क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में क्या आता है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में क्या आता है, नए राज्यों का निर्माण या मौजूदा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, ठीक है। अगेन यहाँ पे है अनुच्छेद 4 में है अनुसूचियों संशोधन से संबंधित व्यवस्थाएं, ठीक है। ये किसमें, अनुच्छेद 4 में। ये 1 से लेकर 4 तक ये पार्ट फर्स्ट में आते हैं, ठीक है। देखो बहुत लोगों को आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 मतलब अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 में कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अभी तक आर्टिकल 2 का देखा जाए तो इसको जो है सिर्फ आपका सिक्किम के केस में इसको यूज किया गया है, ठीक है। और जो है मैक्सिमम केस में आपका आर्टिकल 3 का ही यूज होता है। जैसे कोई भी जो स्टेट है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, उसको 2 पार्ट में ब्रेक करना हो या उसका नाम चेंज करना हो, तो वहाँ पे आर्टिकल 3 का यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे सिक्किम जो है वो इंडिया का पार्ट नहीं था, उसको जो है हम लोगों ने 1975 में इंडिया का पार्ट बनाया था ना, उसके पहले जो है हमने आर्टिकल 2 का ही यूज करके धीरे धीरे सिक्किम को भारत में जो है स्थापित करा था, ठीक। अगेन यहाँ पे है, फिर आपका आता है पार्ट 2 जो होता है, पार्ट 2 होता है वो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक होता है, जिसमें सिटीजनशिप की बात की जाती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं आप हर एक आर्टिकल में क्या लिखा है। अनुच्छेद 5 क्या करता है, संविधान लागू होने के समय नागरिकता की बात करता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेमोरेट हुआ था, मतलब जब वो लागू हुआ था, तो उस समय जो है संविधान मतलब कि कौन कौन से भारत के नागरिक थे, ठीक है। पाकिस्तान से आए व्यक्तियों की नागरिकता के विषय में अनुच्छेद 6 में लिखा था। फिर पाकिस्तान गए और लौट के जो है लौटे व्यक्ति की नागरिकता वो किसमें लिखा है, अनुच्छेद 7 में लिखा है, ठीक है। फिर विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता किसमें लिखा है, अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 9 में क्या लिखा है, भारतीय विदेशी नागरिकता लेने से भारतीय नागरिकता समाप्त होना, ये अनुच्छेद 9 में लिखा है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ क्या सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप ये कहाँ पे लिखा है, अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 10 में क्या लिखता है, नागरिकता का निरंतर अधिकार, ठीक है। मतलब अगर आप जो है नागरिक हो, सिटीजनशिप है आपके पास, तो आपके जो है कंटिन्यूअस जो राइट्स हैं वो किसमें मेंशन, अनुच्छेद 10 में मेंशन है। अनुच्छेद 11 संसद की नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार, ठीक है। तो हमारे पास जो है क्या है कि जो है अनुच्छेद आर्टिकल जो है ये आप पार्लियामेंट को बोलता है कि आपके पास पूरे अधिकार हैं, आप सिटीजनशिप को अपने अकॉर्डिंग जो है लागू कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। इसलिए हमारे पास क्या है, सिटीजनशिप एक्ट है, ठीक है, कब का, 1955 का, समझ में आया। तो इस प्रकार से जो हमको पता होना चाहिए, ठीक। तो ये चीज़ें जो है ये होता चाहिए। और उसके बाद जो है फिर हम बात करते हैं पार्ट 3 का। पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेके यहाँ पे 35 आता है, ठीक है। 12 से लेके 35 आर्टिकल आता है जो कि किसकी बात करता है, सिटीजनशिप की, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार से है। अगेन यहाँ पे अनुच्छेद 12 क्या है, इसमें राज्य की परिभाषा देता है, ठीक है। अब राज्य का मतलब जैसे हम लोग राज्य का मतलब समझते हैं, जैसे यूपी एक राज्य है, बिहार एक राज्य है, ठीक है। यहाँ पे ये तो है ही है राज्य, साथ साथ यहाँ पे राज्य का मतलब ये होता है कि अदर एजेंसीज, ठीक है, जो कि जो है गवर्नमेंट के फंड से फंडित होती हैं, ठीक है। वो सेंट्रल एजेंसीज हो सकती हैं, स्टेट एजेंसीज हो सकती हैं, सब राज्य के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। राज्य की डिफिनीशन हो गई। एंड अनुच्छेद 13 में क्या है, मौलिक अधिकारों के विपरीत कानून की असामान्यता अमान्यता, मतलब अगर कोई भी कानून, ठीक है, अगर वो जो है फंडामेंटल राइट को जो है वायलेट करता है तो वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। ये कहाँ पे लिखा है, अनुच्छेद 13 में लिखा है। अनुच्छेद 14 क्या है, कानून के समक्ष समानता, ठीक है। हर एक व्यक्ति कानून के समक्ष क्या है, समान है। फिर अनुच्छेद 15 में क्या है, भेदभाव का जो है निषेध करा गया है। अनुच्छेद 16 में क्या है, सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, ठीक है। अगेन यहाँ पे है अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, अनटचेबिलिटी का अंत। और यहाँ अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। फिर अनुच्छेद 19 में क्या है, स्वतंत्रता के अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए संरक्षण, ठीक है। एंड यहाँ पे अनुच्छेद 21 में क्या है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। और अनुच्छेद 20A में क्या है, ये शिक्षा का अधिकार, ठीक है। 20A कब ऐड किया गया था, ये आपका जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, समझ में आया? तो ये ऐड किया गया था। अगेन यहाँ पे है अनुच्छेद 22 की बात करें तो ये गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 23 की बात करें तो ये मानव तस्करी और जबरन मजदूरी का निषेध करता है। और यहाँ पे
जो है बालकों से खतरनाक रोजगार निषेध की बात करता है कौन, 24, ठीक है। अतः 23, 24 में लोग कंफ्यूज जाते हैं। इसमें देखो याद रखना कि हम लोग शिक्षा की बात कहाँ से करते हैं, बालकों की 6 साल थे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना 2 और 4 के जोड़ोगे कितना आएगा, 6 आएगा। तो इस प्रकार से ये जो है बालक से रिलेटेड है, ये हमको याद कर लेना है ऐसे, ठीक है। अगेन यहाँ पे है अनुच्छेद 5 जो है ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 6 जो है 26 जो है धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 27 करों द्वारा किसी धर्म के प्रचार पर निषेध करता है, कि मतलब गवर्नमेंट जो है कोई कर लेके, ठीक है, किसी धर्म का प्रचार नहीं कर सकती है, ठीक है। अनुच्छेद जो है 28 की बात करें, धार्मिक शिक्षा का निषेध है, ठीक है, कुछ अपवाद हैं। अगेन यहाँ पे है अनुच्छेद 29 ये अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। अगेन यहाँ पे अगर देखे जाए अनुच्छेद 30 जो है ये अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार की बात करता है, ठीक है। अनुच्छेद 31 जो है संपत्ति का अधिकार, इसको जो है मौलिक अधिकार से हटाया गया था क्या, 1978 में, ठीक है। अगेन यहाँ पे अनुच्छेद 32 की बात करें तो ये मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार का अधिकार है। अनुच्छेद 33 की बात करें सशस्त्र बलों आदि की समस्याओं सदस्यों के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के लिए है। और अनुच्छेद जो है 34 जो है मार्शल लॉ के दौरान अधिकारों पर प्रतिबंध से है। अनुच्छेद 35 संसद द्वारा कुछ अधिकारों में परिवर्तन से संबंधित कानून से है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे 36 से लेके 51 तक, ये किसकी बात करता है, डीपीएसपी की, ठीक है, डीपीएसपी की बात करता है। तो ये हमको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक। पार्ट 4, हाँ। अगेन यहाँ पे है कि जो है ये राज्य के नीति तत्व के नियोजन के राज्य की परिभाषा, वही जो अभी आर्टिकल जो है आपने 12 में देखा था, ठीक है, वही सेम चीज आर्टिकल 36 में भी है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है 37 क्या होता है, निर्देशक सिद्धांतों का अनुपालन करने का राज्य का दायित्व। 38 में क्या है, सामाजिक व्यवस्था का संवर्धन और लोगों के कल्याण की सुरक्षा। अनुच्छेद 39 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत विशेष रूप से नागरिकों के अधिकार और समानता। एंड यहाँ पे 39A में क्या है आपका, समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता। अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन, ठीक है। अनुच्छेद यहाँ पे 41 में क्या है, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी आदि से सार्वजनिक सहायता का अधिकार। यहाँ पे है काम की उचित और मानवीय परिस्थितियों का मातृत्व रहना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 43 में क्या है, मजदूरों के जीविका के लिए पर्याप्त वेतन और सम्मानजनक जीवन स्तर। एंड 43A में क्या है, उद्योगों में श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी, ठीक है। 44 में क्या है, सभी नागरिकों के लिए यूजीसी, मतलब यहाँ पे यूसीसी ना, मतलब जो है यहाँ पे समान सिविल संहिता। अगेन है अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल की शिक्षा। अगेन 46 में क्या है, यहाँ पे अनुसूचित जातियां, जनजातियां और कमजोर वर्ग के शैक्षिक और व आर्थिक हितों का संवर्धन। अगेन यहाँ पे है 47 क्या है, ये न्यूट्रिशन की बात करता है, पोषण स्तर, जीवन स्तर का संवर्धन और जन स्वास्थ्य का सुधार। अनुच्छेद 48 क्या है, कृषि और पशुपालन का संगठन, गाय और बछड़ों की हत्या का निषेध। और यहाँ पे 48 क्या है, ये इन्वायरमेंट का है, पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा का सुधार, ठीक है। अगेन अनुच्छेद यहाँ पे 49 की बात करें तो ये राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करता है, ठीक है। ये न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक का बात करता है 50 वाला। और यहाँ पे 51 क्या होता है आपका, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति की बात करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे आपका जो पार्ट 4A होता है, पार्ट 4A, ठीक है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल क्या आता है, 15A आता है, ठीक है, 51A, ठीक। तो ये चीज हमको बताइए, ये किसके थ्रू ऐड किया गया था, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है, 1976 में ऐड किया गया था। प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मौलिक कर्तव्य की बात की गई है यहाँ पे आर्टिकल 51A में। फिर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पार्ट 5 की, ठीक है, पार्ट 5 जो कि आर्टिकल 52 से 151 तक आता है, ठीक है। इसमें किसकी बात की जाती है, यहाँ पे जो है यूनियन गवर्नमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे है, यहाँ पे जो 52 है ये भारत के राष्ट्रपति के पद की बात करता है। 53 जो है कार्यपालिका शक्ति का राष्ट्रपति में निहित होना। यहाँ पे 54 क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है, ठीक है। यहाँ पे 55 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। और यहाँ पे 56 जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल की बात करता है। अगेन यहाँ पे 57 है तो राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होना। 58 जो है राष्ट्रपति के लिए योग्यता की बात करना, ठीक है। और यहाँ पे 59 को निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। अगेन यहाँ पे 60 जो है राष्ट्रपति का शपथ व प्रतिज्ञा की बात करना। यहाँ पे जो है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया 61 में, ठीक है। अगेन 62 में क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव भरने व समय की व्यवस्था। अगेन यहाँ पे 63 में क्या जाता है, उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है। अगेन यहाँ पे 64 में क्या है, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना, ये 64 में मेंशन है,
ठीक। अगेन यहाँ पे है 65 की बात करें, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति का कार्यभार संभालना। अनुच्छेद यहाँ पे 66 की बात करें तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से रिलेटेड है, और अनुच्छेद 67 की बात करें तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल से रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे 68 की बात करें तो उपराष्ट्रपति के पद भरना और समय की व्यवस्था से रिलेटेड है। उपराष्ट्रपति की शपथ और प्रतिज्ञा किसमें है, यहाँ पे 69 में। 70 में बात करें तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वाह करने के लिए प्रावधान है, और 71 में बात करें तो राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा है। 72 की बात करें मतलब 72 की, तो राष्ट्रपति द्वारा याचिका, क्षमा आदि जो है का अधिकार, जिसको पार्डनिंग पावर भी बोलते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे बात करें 72 में आता है, और उनका कितना आता है, गवर्नर का पार्डनिंग पावर किसके अंतर्गत आता है, 161, ठीक है। अगेन यहाँ पे है 73 की बात करें तो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 74 की बात करें राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने का मंत्रिपरिषद। उसके बाद यहाँ पे है 75 की बात करें मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, कार्यकाल और जिम्मेदारी। 76 में क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। 77 जो है केंद्र सरकार के कार्यों का संचालन। 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 79 में संसद का गठन, ठीक है। संसद के गठन में आपको पता है कौन कौन आता है, प्रेसिडेंट आता है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तीनों आते हैं यहाँ पे, ये किसमें मेंशन है, 79 में। 80 की बात करें तो यहाँ पे राज्यसभा की संरचना है, और 81 में लोकसभा की संरचना है, ठीक है। 82 की बात करें जनगणना के बाद सीटों का पुनर्विन्यास, और 83 में लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल कितने का होता है, 5 साल का, और राज्यसभा का 6 साल का, ठीक है। और ये चीज़ है, हर साल जो है 2/3 जो है मेंबर जो होते हैं वो रिटायर होते हैं हर दूसरे साल, ठीक है। अगेन यहाँ पे है मतलब कि अनुच्छेद 84 की बात करें तो संसद की सहायता के लिए योग्यता, और 85 में संसद के सत्र सदनों का आह्वान और स्थगन, और 86 में क्या है राष्ट्रपति के संसद को संशोधन, ठीक है, हाँ संबोधन। एंड यहाँ पे है यहाँ पे 87 की बात करें तो संसद में राष्ट्रपति का विशेष संबोधन, ठीक है। 88 की बात करें तो अटॉर्नी जनरल और मंत्रियों की संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार, और यहाँ पे 89 की बात करें तो राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, ठीक है। अगेन यहाँ पे 90 में बात करें तो सभापति और उपसभापति का पद का रिक्त होना या हटाया जाना। अगेन यहाँ पे 91 की बात करें सभापति और उपसभापति का कार्यभार का निर्वहन, ठीक है। और यहाँ पे 72 की मतलब 92 की बात करें तो सभापति और उपसभापति के वेतन व भत्ते, और यहाँ पे 93 की बात करें तो लोकसभा व अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, ठीक है। जैसे प्रेजेंट टाइम में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला, और उपाध्यक्ष कोई नहीं है अभी, ठीक है, कई साल से कोई नहीं है। अगेन उनका पद रिक्त है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद रिक्त होने या हटाया जाना 94 में है। 95 में कौन है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यभार का निर्वहन। 96 में कौन सा है, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव अध्यक्ष। उसके बाद 97 में कौन सा है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति के वेतन और भत्ते, ठीक है। 98 में क्या है, संसद के सचिवालय। उसके बाद यहाँ पे 99 में संसद के सदस्यों के शपथ या प्रतिज्ञा, ठीक है। एंड 100 में क्या है, संसद में मतदान और बहुमत के नियम, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगेन यहाँ पे है 101 में क्या है आपका, संसद की सदस्यता की अयोग्यता की स्थिति में सीट का रिक्त होना, ठीक है। 102 में क्या है, संसद की सदस्यता के लिए अयोग्यता, ठीक। उसके बाद जो है यहाँ पे 103 में क्या है, अयोग्यता के मामलों का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा। 104 में क्या है, संसद के सदस्य द्वारा अयोग्य रूप से बैठने और मतदान करने का दंड। 105 में क्या है, संसद और उसके सदस्यों का विशेषाधिकार, ठीक है। अगेन यहाँ पे संसद के सदस्यों का वेतन और भत्ते जो है ये 106 में है। 107 में क्या है, संसद में विधेयकों का प्रारंभ और पारित होना। 108 में क्या है, संयुक्त बैठक। आज तक कितनी संयुक्त बैठक हुई है, टोटल 3, ठीक है। 109 में क्या है, धन विधेयक का प्रारंभ और पारित होना। 110 में क्या है, धन विधेयक की परिभाषा, ठीक है। अगेन यहाँ पे 111 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर सहमति या वापसी, ठीक है। 112 में क्या है, यहाँ पे जो इसको फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं ना, जिसको बजट एज अ वर्ड कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगेन नेक्स्ट यहाँ पे जो है वार्षिक वित्तीय वितरण व संसद की कार्यवाही 113 में है। फिर 114 में क्या है, अनुदानों की मांग का अनुमोदन, और यहाँ पे विनियोग विधेयक, ठीक है। अतिरिक्त अनुदान और अनुदान की पूर्ति, यहाँ पे अंतरिम अनुदान या आंतरिक अनुदान ये 116 में है। फिर यहाँ पे वित्तीय विधेयक किसमें आता है, 117 में, ठीक है। फिर 118 में क्या है, संसद की कार्य प्रणाली और संसद कार्य संचालन के नियम। 119 में संसद की कार्यवाही में भाषा, ठीक है, कौन सी भाषा यूज की जाएगी। अगेन है संसद में भाषा का प्रयोग, ये 120 में मेंशन है, ठीक है।
अगेन यहाँ पे है संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा का निषेध, मतलब कोई भी संसद में जो है जो न्यायाधीश हैं उनके आचरण का कोई भी चर्चा नहीं हो सकता है जब तक उनके खिलाफ कोई जो है इम्पीचमेंट ना आया हो। ठीक है, संसद में कार्यवाही की वैधता पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। 122 में लिखा है। 123 में क्या है, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार। और किसका, गवर्नर का किस पे है, 213। ठीक है, गवर्नर का किस में है, गवर्नर का 213 में है। ठीक है, अगेन यहाँ पे बात करें तो 124 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन और न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, 125 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते। 126 में क्या है, मुख्य न्यायाधीश पद का रिक्त होने पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होना। ठीक है, 127 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अस्थायी नियुक्ति। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है 128 में क्या है, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पुनः आहन। अनुच्छेद 129 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना का दंड देने की शक्ति। अनुच्छेद 130 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की बैठक की स्थान। 131 में क्या है, राज्य और केंद्र के बीच विवादों पर मूल अधिकारता। ठीक है, 131 के निरस्त हो चुका है। 132 की बात करें तो संवैधानिक मामलों में अपील का अधिकार। ठीक है, 133 में क्या है, दीवानी मामलों का अपील का अधिकार। 134 में आपराधिक मामलों में अपील का अधिकार। 134A में अपील प्रमाण का प्रत प्रावधान। उसके बाद यहाँ पे 135 का क्या होता है, संघीय न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार हस्तांतरण एंड विशेष अनुमति से अपील का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों की पुनर्विचार शक्ति। सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विस्तार और उस सर्वोच्च न्यायालय कुछ मामलों में आदेश जारी करने का अधिकार एंड मामलों का हस्तांतरण। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की गई हैं, मतलब प्रदान करना, अगर संसद चाहे तो प्रदान कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय देश के लिए क्या होगा, बाध्यकारी होगा। ये किस में होगा, 141 में मेंशन है। 142 जो है पूर्ण न्याय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति होती है। 143 में राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से जो मतलब परामर्श लिया जाता है। 144 में सभी प्राधिकरणों का सर्वोच्च न्यायालय की सहायता करना। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के नियम जो है ये 145 में मेंशन है। ठीक है, और 146 में सर्वोच्च न्यायालय के कर्मचारी हुआ और खर्च। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में परिभाषाएं जो है 147 में है। 148 में भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक हैं। 149 में नियंत्रक और महालेख परीक्षक के कर्तव्य शक्तियां हैं। ठीक है, अगेन 150 में क्या है, भारत की खातों की रूपरेखा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाता है आपका 151 में नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट, जिसको कैग रिपोर्ट बोलते हैं ना, ये जो है 151 में आता है। यहाँ तक हमारा जो है ये जो यूनियन होता है वो खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट क्या आता है यहाँ पे, स्टेट। ठीक है, पार्ट जो है पार्ट 6। ठीक है, क्या आता है, पार्ट 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।